नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका कल कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो है ना, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्यूटर साइंस का 3 मार्क्स क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 3 मार्क्स क्वेश्चन, जितना भी वीवीआई क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ, वो आप सभी को करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना, और चैनल पर जो जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है, और उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। ठीक है, जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर करवा दो। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाटा हाइडिंग एंड इनकेप्सुलेशन। ठीक है, डाटा हाइडिंग क्या होता है और इनकेप्सुलेशन क्या होता है, उसका डिफरेंस करो। ठीक है, तो हम पहले डाटा हैंडलिंग के बारे में, डाटा हाइडिंग के बारे में जान लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि डाटा हाइडिंग इज प्रॉपर्टी वेयर बाय द इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हिडन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इतना लिखना है, डाटा हाइडिंग इज प्रॉपर्टी वेयर बाय द इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हिडन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद डाटा इनकैप्सुलेशन के बारे में क्या लिखना है कि डाटा इनकैप्सुलेशन इज द मैकेनिज्म बाय विच द डाटा एंड associated function are bound together within an object definition in such a way so that only relevant information is exposed and rest remains hidden। आगे लिखना है क्या कि 10 डाटा इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट्स डाटा हाइडिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का इसका आंसर। ठीक है, आप लोग जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन क्यूएस एंड स्टैक्स। ठीक है, डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन क्यूएस एंड स्टैक। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले सिमिलैरिटीज, पहले हम लोग सिमिलैरिटीज जानेंगे। ठीक है, क्यूएस और स्टैक्स का। तो पहले सिमिलैरिटीज हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिमिलैरिटीज में, पहला पॉइंट, बोथ क्यूएस एंड स्टैक्स आर स्पेशल केसेस ऑफ लीनियर लिस्ट। ठीक है, यानी कि क्यूएस और स्टैक्स का दोनों का स्पेशल केस होता है लीनियर लिस्ट में। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे कि बोथ कैन बी इम्प्लीमेंट एज एरे और लिंक लिस्ट। ठीक है, और दोनों जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं एरे और लिंक लिस्ट में। ठीक है, ये हो गया हमारा सिमिलैरिटीज। ठीक है, क्यूज और स्टैक्स का। आगे चलते हैं, इसका डिफरेंसेस देखते हैं। तब हम लोग इसका डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंसेस का जो पहला पॉइंट है, डिफरेंसेस का जो पहला पॉइंट है वो हो जाएगा कि ए स्टैक्स इज ए लिफो लिस्ट, ए क्यू इज ए फीफो लिस्ट। ठीक है, जो स्टैक्स होता है वो लिफो लिस्ट होता है और जो क्यू होता है वो फीफो लिस्ट होता है। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे कि देयर आर नो वेरिएशन, इसमें जो वेरिएशन नहीं होता है ऑफ ए स्टेक। ठीक है, एक स्टेक में ए क्यू हाउ एवर मे बी सर्कुलर और डी क्यू। ठीक है, ए क्यू हाउ एवर मे बी सर्कुलर और डी क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, पहले सिमिलैरिटीज़ आप लोग लिखना, देख लीजिए। पहले आप लोग यहाँ से आप लोग पहले सिमिलैरिटीज़ इतना लिखना, सिमिलैरिटीज़ हो जाने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे डिफरेंसेस लिखना है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डिफाइन सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, सेकेंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स को डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स को, नॉर्मल फॉर्म को जो है मतलब उसका डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि ए रिलेशन आर इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एक जो रिलेशन होता है आर में, एक सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, 2NF इफ एंड ओनली इफ इट इज इन 1NF एंड एवरी मंकी एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, ये लिखना है आप सभी को सेकेंड नॉर्मल के लिए। ठीक है, सेकेंड नॉर्मल के लिए हो जाएगा। अब थर्ड नॉर्मल के लिए क्या लिखना है, तो फिर पैराग्राफ आप सभी को चेंज करना है, और फिर देखिए आप सभी को क्या लिखना है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद फिर आप सभी को लिखना है कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF इफ एंड ओनली इफ इट इज इन 2NF एंड एवरी मंकी एट्रीब्यूट्स इन नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी की। ठीक है, यानी कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेकेंड नॉर्मल का और थर्ड नॉर्मल का दोनों का जो है वो सेम आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, और सेकेंड नॉर्मल है, यहाँ थर्ड नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका
बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ए नोड इन गिवन लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ए नोड इन गिवन लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है देख लीजिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि द टू कंपोनेंट्स ऑफ ए नोड आर, दो ठो क्या कंपोनेंट दिया हुआ है, एक दिया रहता है एक नोड में, एक रहता है दोस्तों स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, और एक रहता है दोस्तों डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हम लोग पहले स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को देखेंगे। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का जो है डिफिनेशन हो जाएगा कि दिस मेमोरी एलोकेशन रिजर्व फिक्स्ड अमाउंट मेमोरी बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग टेक प्लेस, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड मस्ट बी प्री डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का डिफाइन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दिस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक फैसिलिटीज एलोकेशन ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन इटसेल्फ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दिस memory allocation technique facilities allocation of memory during the program execution itself as and when required। ठीक है, this is the correct answer। Question number 5, what is a modem, what is its function, what is a modem, what is its function? Answer, a modem is a computer peripheral that connects a workstation to the other workstation via telephone lines and facility communication। ठीक है, a modem is a computer peripheral that connects a workstation to other workstation via telephone lines and facilities communication। आगे हो जाएगा कि इट इज ए शॉर्ट फॉर्म फॉर मॉड्यूलेशन डेमोडुलेशन मॉडर्न कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एएफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एएफ मतलब ऑडियो फ्रिक्वेंसी टोन्स विच आर इन द फ्रीक्वेंसी रेंज दैट द टेलीफोन लाइन्स कैन ट्रांसमिट एंड ऑल्सो इट कैन कन्वर्ट ट्रांसमिटेड टोन्स बैक टू डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए आप लोग मॉडम का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। What are the advantage offered by inheritance? What are the advantage offered by inheritance? Answer, the major advantage offered by inheritance are: point number 1, its capability to express the inheritance relationship with which makes I ensure the closeness with the real world model। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 2, inheritance supports reusability of code, it allows the addition of additional features to an exciting class without modifying it, one can derive a new class from an exciting one and add new features to it। Point number 3, inheritance is transitive in nature, a class Y will automatically inherit the properties of X। Transitivity carries a major benefit, with it any change in a class is automatically reflected across all। ठीक है, across all classes that inherit from it। Question number 7, compare the constructs between bubble sort and selection sort। bubble sort और selection sort? selection sort, सॉरी एक मिनट, selection sort, the sorting technique in which the smallest key from the remaining unsorted array is searched for and put in the stored array।
दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द इंटायर एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, द सॉर्टिंग टेक्निक इन विच द स्मॉलेस्ट की फ्रॉम द रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे इज सर्च्ड फॉर एंड पुट इन द स्टोर्ड एरे। दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द इंटायर एरे इज सॉर्टेड। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सॉरी, सिलेक्शन सॉर्ट के लिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिलेक्शन सॉर्ट का हो गया। अब पूछा है बबल सॉर्ट का। ठीक है, तो बबल सॉर्ट के बारे में हम लोग फिर आगे लिखेंगे। बबल सॉर्ट के बारे में क्या लिखेंगे कि द सॉर्टिंग टेक्निक इन विच द एडजॉइनिंग वैल्यू आर कंपेयर्ड एंड एक्सचेंज इफ दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द इंटायर एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए नेटवर्किंग। ठीक है, एक कंपोनेंट्स क्या क्या होता है एक रिक्वायर्ड फॉर एक नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर्वर ए कंप्यूटर दैट फॉर नेटवर्किंग। ठीक है, कौन कौन सा सर्वर होता है देख लीजिए। तो पॉइंट नंबर ए हो जाएगा नोड्स या वर्क स्टेशन। ठीक है, नोड्स या वर्क स्टेशन। तो इसमें इसका पॉइंट का डिफिनेशन हो जाएगा कि कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू सर्वर टू स्टोर डाटा। कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू सर्वर टू स्टोर डाटा इन ए सेंट्रल प्लेस एंड यूज कॉमन डिवाइसेज ऑफ सर्वर। ठीक है, पॉइंट नंबर ए हो गया। पॉइंट नंबर बी देख लीजिए। सॉरी, हाँ, पॉइंट नंबर अब बी देख लीजिए। पॉइंट नंबर बी हो जाएगा कि NCU it is a device that is attached to every workstation with the server. It establishes link between every computer. ठीक है, it is a device that is attached to every workstation with the server. It established link between every computer. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, पॉइंट नंबर सी देख लीजिए। पॉइंट नंबर सी हो जाएगा कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, the medium which connect to computer is called communication channel. Mostly optically fiber cable, twisted pair and coaxial cables are best and fast channels. Recently satellites are also being used for the purpose. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग जो है एक बार फिर से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले आप सभी को क्या लिखना है, नोट्स या वर्क स्टेशन के बारे। ठीक है, उसके बाद आप सभी को लिखना है NCU के बारे में। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखना है। उसके बाद लिखना है कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्किंग का सर्वर। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का सर्वर। तो इसी के साथ आज का वीडियो का एंड होता। हाँ, इतना ही क्वेश्चन था। तो अब आप सभी को करना क्या है कि सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को, एग्ज़ाम द्वार को। ठीक है, अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।